नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम साइंस की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम साइंस को कंप्लीट रूप में पढ़ेंगे। मतलब पूरा साइंस बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आपने ये पूरी सीरीज में जितनी भी साइंस की क्लास आएगी, ये पूरी क्लासेस अगर आपने देख ली तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो अगर बात करें दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई आगे इस क्लास में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, किस प्रकार की अपनी रणनीति रहेगी, कहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ये सारी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि भाई आज हम जो मानव देखते हैं, ये मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आज जो आप पृथ्वी देखते हो, पृथ्वी पर पेड़ पौधे देखते हो, जीव जंतु देखते हो, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो ये सारी चीजें आज अपन जानेंगे। और साथ ही आज ही की क्लास में हम जीव विज्ञान से संबंधित या साइंस से संबंधित अति इंपॉर्टेंट शब्दावली जानेंगे, जहां से सीधा सीधा बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन दोस्तों देखते हैं कि भाई साइंस में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या अपनी रणनीति यहां पर रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले, जिसको अपन आज खत्म करेंगे, जीवन की उत्पत्ति। मतलब जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये अपन आज देखेंगे। आज का अपना चैप्टर रहने वाला है। और दोस्तों आज ही की क्लास में हम जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भी समझेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो ये दो टॉपिक अपन आज समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कि मानव शरीर में जो कोशिका है ये क्या काम करती है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है। फिर अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे पोषण के बारे में, कि भाई जो विटामिन है ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है। तो पोषण और विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे आपने भोजन खाया तो किस प्रकार से आपके भोजन का पाचन होता है, कौन कौन सा रस उसमें मिलता है, कौन से एंजाइम भोजन के पाचन में काम करते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कि भाई आपका जो ब्लड है ये किस प्रकार से आपके शरीर में दौड़ता है, कौन ब्लड को पंप करता है, कौन ब्लड को छानता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र के बारे में, कि भाई आप जो श्वास लेते हो इसमें कौन कौन से आपके अंग काम करते हैं और किस प्रकार से ये श्वसन की क्रिया होती है। फिर हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। उत्सर्जन तंत्र के बाद में अपन पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। अति इंपॉर्टेंट है। कंकाल तंत्र में हम जानेंगे कि आपके चेहरे में कितनी हड्डियां है, आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां है, हाथ में कितनी हड्डियां है, पैर में कितनी हड्डियां है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका महत्वपूर्ण ग्रंथियां। दोस्तों आप सभी ने जाना होगा कि पीयूष ग्रंथि से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारी ग्रंथियां अपन यहां पर कवर करेंगे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे दोस्तों विविध, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। विविध में हम देखेंगे कि भाई मान लो आपका जो हार्ट है, इस हार्ट की धड़कन नापने के लिए कौन सा जो यंत्र है वो काम आते हैं, किसने किस चीज की खोज की, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें विविध के अंतर्गत आती है। तो इतने 12 लगभग 12 टॉपिक तो मैं बता रहा हूं, लेकिन 15 टॉपिक से कम अपन पढ़ने वाले नहीं है। और एक और चीज, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको चलूंगा। आप यहां पर देख पा रहे हो कि अपन पहले क्या समझेंगे। तो पहले अपन समझेंगे कि भाई जो जीवन है, इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि अपन पहले ये जानेंगे कि भाई जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सोच सकते हो अगर मैं जीवन की उत्पत्ति से शुरुआत कर रहा हूं तो फिर कितना बेसिक से मैं आपको लेकर चलूंगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। और एक और आपको यकीन मानना दोस्तों कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका अगर पूरी क्लासेस आपने देखी तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, देखो कोई भी टीचर हो 100% तो कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है कि भाई 100% यहां से ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये दावा करते हैं हर टीचर, और मैं भी यही दावा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर साइंस से आए हो और इन टॉपिक से आए हो तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी रणनीति है। एक और चीज आपको क्लियर करवा देता हूं, अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी भैया पीडीएफ की, कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी। तो याद रखना है दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको सीधा टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है क्या, राघव सर जी के। क्या सर्च करोगे, राघव सर जी के, या फिर टेलीग्राम पर जाकर तोमर स्टडी क्लासेस सर्च कर लेना, तोमर स्टडी क्लासेस सर्च कर लेना। दोनों अगर सर्च करोगे, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर लेना। दोनों में मेरा फोटो दिखाई देगा, ये इसी टी शर्ट में फोटो बना हुआ है, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्लियर करवा देता हूं दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले, कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि
ऐसे नोट्स मैं आपको दूंगा जिसमें ज्यादा कंटेंट रहेगा और बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे। मतलब चीजें तो आपको बहुत ज्यादा मालूम पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। मान लो कभी भी आज का आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, तो आप ये जो कंटेंट है ना, ये पूरा साइंस अगर मानो तो 2 से 3 दिन में पूरा साइंस आप रट लोगे। इस प्रकार का कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति से पहले हम ये जानते हैं कि आज से अगर हम बात करें तो आज से 10.5 अरब वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज जो हम पृथ्वी देखते हैं, आज अपन सूर्य चांद तारे देखते हैं, ये कुछ भी नहीं था। आज से 10.5 अरब वर्ष पहले दोस्तों क्या था, तो एक बड़ा सा पिंड था। एक बड़ा सा क्या था, एक बड़ा सा पिंड था, और ये पिंड बहुत ही ज्यादा क्या था दोस्तों, गर्म था, बहुत ही ज्यादा ज्वलित था, इसमें से ज्वाला निकलती थी। इस प्रकार का एक पिंड था। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ एक बड़ा पिंड था। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो बड़ा पिंड था ना, इसमें क्या हुआ, तो इस बड़े पिंड में हुआ विस्फोट। इस बड़े पिंड में क्या हुआ दोस्तों, तो इस बड़े पिंड में होता है विस्फोट, और इसी घटना को क्या नाम दिया दोस्तों, तो इसी घटना को नाम दिया महाविस्फोट का सिद्धांत, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी। तो अपन ने क्या जाना दोस्तों, कि अरबों वर्ष पहले इस देश में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में कुछ भी नहीं था, एक बड़ा सा पिंड था, और इस बड़े से पिंड में क्या होता है, विस्फोट होता है। तो इस सिद्धांत को नाम दिया महाविस्फोट का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है बिग बैंग की थ्योरी। और ये बिग बैंग की थ्योरी कब हुई दोस्तों, तो आज से 10.5 अरब वर्ष पूर्व, कितने साल देख सकते हो, 10.5 अरब वर्ष पहले आपकी महाविस्फोट सिद्धांत हुआ। और इसी महाविस्फोट सिद्धांत के तहत आपका क्या बना दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसके तहत हुई, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत के तहत हुई। ठीक है साहब, यहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन अभी भी यहां पर आपके पृथ्वी नहीं आई थी, सूर्य नहीं आए थे, चांद तारे नहीं आए थे, सिर्फ ब्रह्मांड बना था। ब्रह्मांड में कुछ कण बिखरे हुए थे। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, तो जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का विकास कब होता है, तो 4.6 अरब वर्ष पहले। मतलब आप देख सकते हो, यहां पर है 10.5 और यहां पर है आज से 4.6। मतलब इन दोनों में भी अब अंतर देखोगे तो 3.5 अरब वर्ष बाद में क्या हुआ, तो सौर मंडल का विकास हुआ। एक चीज देखो, बिग बैंग जो थ्योरी हुई थी, इसके भी 3.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ दोस्तों, तो सौर मंडल का विकास होता है। और जब दोस्तों सौर मंडल का विकास हो गया, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि आपका पृथ्वी का विकास भी होगा। और दोस्तों उस समय जो पृथ्वी थी, ये एक बिल्कुल ज्वलित गैसीय पिंड था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि जब सौर मंडल का विकास हुआ था ना दोस्तों, उस समय जो पृथ्वी का विकास हुआ था, तो ये पृथ्वी बिल्कुल आग जैसा एक गोला था, बिल्कुल ज्वलित गैसीय पिंड था। फिर समय के साथ साथ धीरे क्या हुआ, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जो पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी पर भूपटल का निर्माण हुआ। मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, इसका निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी पर भूपटल का निर्माण हुआ, तो इस समय को कहा गया दोस्तों आजीवी महाकल्प। आजीवी महाकल्प। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पृथ्वी पर भूपटल का निर्माण किस काल में हुआ, तो ये आजीवी महाकाल में हुआ, आजीवी महाकल्प में हुआ। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पृथ्वी पर भूपटल का निर्माण हो गया, और पृथ्वी पर दोस्तों ये जो भूपटल का निर्माण है ना, इस भूपटल के निर्माण से लेकर आज वर्तमान का जो समय है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये जीवी महाकल्प कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीवी महाकल्प में क्या हुआ था, तो जीवी महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हो गई थी, इसीलिए इसको जीवी महाकल्प नाम दिया गया। और आजीवी महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसमें सिर्फ जो पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको आजीवी महाकल्प कहा गया। ये आपको यहां से क्वेश्चन तैयार रखना है। अब एक बार मैं आपको क्लियर करवा दूं क्या, एक बार सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं क्या क्या हुआ। देखो, मैंने ये बताया कि अरबों वर्ष पहले आपके सामने एक पिंड था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब इस पिंड में क्या हुआ दोस्तों, तो इस पिंड में हुआ आपका क्या, इस पिंड में हुआ आपका विस्फोट। इस पिंड में विस्फोट कब हुआ, तो 10.5 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ, 10.5 अरब वर्ष पूर्व आपका इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और जब पिंड में विस्फोट होता है, तो इस घटना को क्या नाम दिया दोस्तों, तो इस घटना को कहा गया महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या नाम दिया गया इसको, महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको नाम दे दिया गया। और इसी महाविस्फोट के सिद्धांत को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी इसको बोला जाता है। और इसी बिग बैंग थ्योरी के तहत क्या निर्माण हुआ दोस्तों, तो ब्रह्मांड का
निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण किसके तहत हुआ? तो इस बिग बैंग थ्योरी के तहत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब दोस्तों यहां पर ब्रह्मांड बन गया था और इस ब्रह्मांड के बाद में अगर देखो तो लगभग अपन बात करें तो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद भी 3.5 अरब वर्ष बीत गए। 3.5 अरब वर्ष क्या हो गए? बीत गए। और 3.5 अरब वर्ष के बाद में किसका निर्माण हुआ दोस्तों? तो सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल का निर्माण हुआ। और स्वाभाविक सी बात है कि सौर मंडल में आपका सूरज भी है, चांद भी है, तारे भी है, शुक्र बुध पृथ्वी सब है। और इस सौर मंडल का जब निर्माण हुआ तो इसके साथ ही किसका निर्माण हुआ? आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण हुआ। और दोस्तों जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ना स्टार्टिंग में, तब ये पृथ्वी बहुत ही ज्यादा क्या थी? गर्म थी, बहुत ही ज्यादा ज्वलित थी, बहुत ही ज्यादा ज्वलित थी। ये मानकर चलो कि जब पृथ्वी का निर्माण होता है उस टाइम पे इसका जो तापमान था ये 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। अब आप एक चीज यकीन करो कि आज अगर मान लो अपने क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी अगर तापमान चला जाता है तो अपने को कितनी तेज गर्मी लगती है। तो उस समय सोचो पृथ्वी का तापमान तो 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। तो ये मानकर चलो कि उस समय पृथ्वी कितनी गर्म थी। बिल्कुल ये मानकर चलो कि एक ज्वाला निकलती थी इसके अंदर से। तो पृथ्वी बहुत ही ज्वलित गैसीय पिंड था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय की बात है, समय धीरे धीरे आएगा, समय धीरे धीरे पृथ्वी को ठंडा करेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? तो ये जो पृथ्वी इसके ऊपरी भाग का निर्माण हुआ। क्या हुआ? तो इसके ऊपरी भाग का निर्माण हुआ। और इस ऊपरी भाग को क्या नाम दिया दोस्तों? तो भूपटल का। भूपटल का। और दोस्तों ये जो भूपटल का निर्माण हुआ वो काल का क्या कहलाया? तो ये कहलाया दोस्तों आजीवी महाकल्प। क्या कहलाया? आजीवी महाकल्प कहलाया। अब आजीवी महाकल्प के बाद क्या हुआ दोस्तों? तो धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन आना शुरू हुआ। और जब जीवन शुरू हुआ तो उस काल को क्या कहा गया दोस्तों? जीवी महाकल्प कहा गया। जीवी महाकल्प कहा गया। ठीक है, जीवी महाकल्प कहा गया। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब साहब आपने ये तो बता दिया कि भाई पृथ्वी पर भूपटल आ गया, जीवी महाकल्प आ गया। लेकिन मान लो ये बात हमें कैसे पता पड़ी कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सौर मंडल बना, किस प्रकार से पृथ्वी बनी, ये चीज हमें पता कैसे चली? हमें तो ये जानना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये चीज हमें पता कैसे पड़ी। तो एक रूसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? रूसी जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों AI ओपेरियन साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना है कि रूस के एक जीव विज्ञान शास्त्री थे जिनका नाम था AI ओपेरियन साहब। और इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सन 1924 में एक बुक लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम है इस बुक का दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ लाइफ इस बुक का नाम है। और इन्होंने उसमें क्या लिखा? तो इन्होंने भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत इसके अंतर्गत दिया। ठीक है, भौतिकवाद और पदार्थवाद का सिद्धांत क्या होता है ये तो अपन जानेंगे। लेकिन यहां से एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि AI ओपेरियन साहब जो है इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम याद रखना है दोस्तों, इनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और अगर आपसे पूछे कि भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये AI ओपेरियन साहब के द्वारा दिया गया। और ये जो भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत है इसकी चर्चा कौन सी बुक में है? तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसके बारे में चर्चा है। क्लियर हुआ? तो अपन ये जान रहे हैं कि भाई जो जीवन की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में बताया किसने? तो ये बताया AI ओपेरियन साहब ने। अब इन्होंने इस जो बुक है या जो भौतिकवाद या पदार्थवाद का जो सिद्धांत इन्होंने दिया ना, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, उसको अपन जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी एक ज्वलित गैसीय पिंड था जिसका तापमान 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। मैंने क्या बताया कि भाई जब पृथ्वी का निर्माण हुआ ना उस समय पृथ्वी क्या थी? तो एक ज्वलित और गैसीय पिंड था। और इस गैसीय पिंड का क्या था? तापमान 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। और दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या हुआ? तो पृथ्वी पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आदि स्वतंत्र परमाणु का निर्माण हुआ। मतलब धीरे धीरे पृथ्वी भी ठंडी होती गई और फिर यहां पर कार्बन आए, हाइड्रोजन आए, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आए। अब धीरे धीरे वो टाइम बीतता गया दोस्तों। तो क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन के अणु थे ना, इन हाइड्रोजन के अणु ने किसके साथ अभिक्रिया करी? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। अब स्वाभाविक सी बात है कि हाइड्रोजन के जब अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O। और H2O मतलब क्या बनाया? तो जल बनाया। अब जब हाइड्रोजन ने
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली तो यहां पर जल बना लिया, लेकिन मैंने क्या कहा कि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी, तापमान 3000 से 6000 था, तो इतनी जल्दी तापमान ठंडा नहीं होगा, तो अभी भी पृथ्वी गर्म थी, तो इसीलिए जो जल बनाया था ना दोस्तों, ये जल कहां चला जाता था, तो ये जल वाष्प के रूप में उड़ जाता था। ये जल कहां पर चला जाता था, तो ये जल वाष्प के रूप में उड़ जाता था। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता गया, धीरे धीरे हम और आगे चलते गए, तो समय के साथ साथ और परिवर्तन आया, और क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन के परमाणु है इन्होंने अमोनिया बना लिया। तो नाइट्रोजन ने क्या बना लिया दोस्तों, अमोनिया। अब पृथ्वी के ठंडे होने पर अमीनो अम्ल आ गया, शुगर आ गई, मीथेन आ गई, तो इस प्रकार से चीजों का निर्माण हो गया। इसके बाद फिर समय के साथ आपको ग्लाइकोजन मिला, फिर स्टार्च देखने को मिला, फिर मंड देखने को मिला, तो इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती गई, और धीरे 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 और आगे चीजें बढ़ती गई, और एक और काल आया जिसका नाम है आदि जीव काल, या आदि जीव काल कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कि इसके बाद जो आदि जीव था शैवाल, इसका निर्माण हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जब पेड़ पौधे आएंगे या शैवाल आया या पृथ्वी पर पेड़ पौधे आएंगे, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे दोस्तों, तो वातावरण में O2 तो मुक्त होगी, तो वातावरण में आपका ऑक्सीजन गैस भी आ गई थी, वातावरण में आपका पानी भी आ गया था, वातावरण में शैवाल भी आ गए थे, पेड़ भी आ गए थे, और इसी के बाद धीरे धीरे आपका जो मानव है, इस मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति भी वैसे नहीं हुई, धीरे धीरे क्या आया दोस्तों, देखो एक चीज बताता हूं, बंदर आया था, बंदर के बाद अपन ने देखा था कि आदि मानव बने थे, आदि मानव आए थे, और आदि मानव के बाद में फिर आपका मानव बना था। ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, पर अभी मैं आपको एक पूरा इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन किस लाइन से आया, किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी हुई, किस प्रकार से पेड़ पौधे आए, ये मैं उस इमेज में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक चीजें अपन ने क्या जानी दोस्तों कि एक व्यक्ति आए जिसका नाम है क्या, AI ओपेरियन साहब। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसमें क्या दिया, तो पदार्थवाद और भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और इसमें ही इन्होंने बताया कि किस प्रकार से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आपको ये इमेज दिखाता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक बड़ा पिंड था, और इस बड़े पिंड में क्या होता है दोस्तों, तो इस बड़े पिंड में ब्लास्ट होता है, और इसी को क्या कहा दोस्तों, तो इसी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। इसी को क्या नाम दिया दोस्तों, तो इसी को नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। अति इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी के बाद में मैंने आपको यह बताया था कि किसका निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण, और उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि उसके बाद में सौर मंडल का निर्माण हुआ था, और सौर मंडल में क्या थी, तो इसी सौर मंडल में आपकी पृथ्वी का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद में आपकी पृथ्वी बनी। ठीक है, पृथ्वी के बाद में अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो यहां पर आपको प्रोकैरियोटिक जीव दिखेंगे, प्रोटोजीवा दिखेंगे, यूकैरियोटिक जीव दिखेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। यहां पर आपके क्या है दोस्तों, तो प्लांट आना शुरू हो गए, फिर यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर धीरे धीरे आपकी मछली आ गई थी। क्या आ गई थी, मछली आ गई थी। मछली के बाद में अगर देखोगे तो यहां पर मेंढक आ गया था। ठीक है, ये आपका शैवाल वगैरह आ गई थी, ये आपका मगरमच्छ आ गए थे, ये आपका गाय आ गई थी, फिर आपके बर्ड आ गए थे, उसके बाद में ये यहां पर लिखा है बंदर आ गए थे, और फिर आपका होमोन्स या आदि मानव आए थे। ये इस प्रकार से आपका पूरे पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आपको पृथ्वी पर जीवन देखने को मिलता है। देखो चीजें क्या है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई पृथ्वी का किस प्रकार से ये हुआ, आप डिटेल में बताओ। मैं चीजें सिर्फ आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूं, इसीलिए सिर्फ आपको एक कहानी से शुरू कर रहा हूं। मतलब आपके दिमाग में कहानी रहेगी कि किस प्रकार से पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से इंसान बना, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो आपके मन में एक कहानी बनेगी। फिर आप सोचोगे कि भाई हाँ अब एक इंसान बन गया था, अब अपन को आगे चलकर इस इंसान के बारे में पढ़ना है कि इंसान किस प्रकार से सांस लेता है, कितनी हड्डियां होती है, किस प्रकार से उत्सर्जन काम करता है, किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से सुनता है, ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर आपका मानव का निर्माण हुआ, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये आपका पहला चैप्टर था। ये सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक कहानी बताई। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा ना, तो पहला क्वेश्चन कि पदार्थवाद और भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, AI ओपेरियन साहब ने। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि AI ओपेरियन की बुक का क्या नाम है, तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये AI ओपेरियन की बुक का नाम है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ, तो ब्रह्मांड
ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के फलस्वरूप हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पहला जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पर अपन चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। क्या आएगा? जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलकर आप जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको ये यकीन होगा कि भाई हाँ यार, ये तो कुछ अलग ही अपने को सीखने को मिला है और यहां से सीधा सीधा टॉपिक में उठाकर क्वेश्चन पूछता है। तो ये अगर चीजें, अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो शब्दावली जो मैं बताऊंगा आगे, ये अगर आपने याद कर ली हो ना तो आगे चलकर जो साइंस रहेगा वो बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि जो शब्दावली है वो याद हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि आपका मैथ्स में सूत्र याद हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, उसी प्रकार से अगर ये शब्दावली आपने याद कर ली हो तो आगे चलकर आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आता है दोस्तों आपके सामने हाइड्रो। क्या नाम आता है? हाइड्रो। एक एक करके देखते चलना, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं वहीं पर ध्यान रखना है। आपके सामने एक शब्द आता है दोस्तों जिसका नाम है हाइड्रो। और दोस्तों जहां भी साइंस में आपको हाइड्रो शब्द मिल जाए ये समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पानी होता है। जहां पर भी हाइड्रो शब्द मिल जाए ना, समझ जाना इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पानी होता है। अब दोस्तों यहां पर देखो, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है हाइड्रो, तो अपने को यह पता चल गया कि भाई हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। और दूसरा शब्द यहां पर लिखा है फोबिया। दोस्तों जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए फोबिया, तो समझ जाना कि फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है, डर होता है। जहां पर भी आपको फोबिया शब्द दिखाई दे, समझ जाना सीधे सीधे कि यार ये तो डर है, फोबिया का मतलब डर है। तो यहां पर अपन ने देखा हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, मतलब पानी से डर लगना क्या कहलाता है, तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। फिर अगर आपसे पूछे हाइड्रो मतलब पानी और फाइट्स मतलब क्या होता है, तो उगने वाले पौधे, तो मतलब पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और अगर आपसे पूछे हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक्स मतलब उगाने की विधि, मतलब पानी में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानी से डर लगने को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और पानी में पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला शब्द आता है दोस्तों जिसका नाम है हाइग्रो। अब जहां पर भी आपको साइंस में हाइग्रो देखने को मिल जाए, समझ जाना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आर्द्रता। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है आर्द्रता। अब यहां पर देखो, मैंने बताया हाइग्रो का मतलब क्या हुआ, आर्द्रता। और मीटर का मतलब क्या हुआ, तो मीटर का मतलब हुआ यंत्र। मीटर का मतलब क्या हुआ, यंत्र। मतलब आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। हाइग्रोमीटर मैंने बताया, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, मीटर मतलब यंत्र, मतलब आर्द्रता नापने का यंत्र आपका कहलाता है हाइग्रोमीटर। फिर दोस्तों जहां पर भी आपको जीरो दिख जाए ना, जीरो, जीरो का मतलब समझ जाना कि शुष्क होता है। जीरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जीरो का मतलब शुष्क होता है। अब धीरे धीरे समझना। ऊपर मैंने बताया था फाइट्स का मतलब क्या होता है, पौधे, और जीरो का मतलब यहां क्या हो रहा है, शुष्क। तो जीरो फाइट्स मतलब शुष्क या मरुस्थल स्थान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरो फाइट्स कहलाते हैं। फिर मैंने ऊपर आपको बताया था जीरो मतलब तो शुष्क और पोनिक्स मतलब पौधे उगाने की विधि, तो मरुस्थल में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों, जीरो फाइट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पानी में पौधे उगाने की विधि, तो ये हाइड्रोपोनिक्स, और मरुस्थल में पौधे उगाने की विधि ये हाइड्रोपोनिक्स, सॉरी जीरोपोनिक्स। अगर आपसे पूछे जीरो मतलब शुष्क और थेलमिया मतलब क्या होता है, तो आंखों का शुष्क होना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक और चीज मैं आपको आगे तो बताऊंगा, ये ओपथेलमिया, क्या नाम आया आपका, ओपथेलमिया, ओपथेलमिया नाम आया। तो ओपथेलमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ओपथेलमिया का मतलब होता है आंख। ठीक है, ओपथेलमिया का मतलब आंख होता है। तो यहां पर आया जीरो और प्लस ओपथेलमिया, मतलब आंखों का शुष्क होना आपका क्या कहलाता है, तो ऐसा रोग जिसमें आंखें सूख जाती है उसको कहते हैं जीरोप्थेलमिया। अति इंपोर्टेंट, आपको यहां से याद हो गया होगा। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। जहां पर भी हाइड्रो मिले मतलब आपको देख लेना पानी आया, जहां पर भी हाइग्रो दिखाई दे मतलब आर्द्रता, जहां पर भी जीरो दिखाई दे मतलब शुष्क, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों लेक्ट। तो जहां पर भी आपको लेक्ट शब्द दिखाई देना मतलब समझ जाना कि दूध होता है भाई। जहां पर भी साइंस में लेक्ट दिखाई दे मतलब क्या होता है, दूध होता है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, लेक्ट। तो लेक्ट का मतलब अपन ने देख लिया दूध, और ओज मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जहां पर भी आपको लास्ट में किसी भी शब्द के ओज दिखाई देना मतलब इसका मतलब समझ जाना कि ये तो शर्करा है, शर्करा है। ये शर्करा को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, कि ये तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं, तो दूध में उपस्थित शर्करा को लेक्टोज कहते हैं, क्योंकि लेक्ट से तो दूध और ओज से आपका शर्करा, तो दूध में उपस्थित शर्करा लेक्टोज। अगला आता है दोस्तों प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का मतलब होता है दूध में उपस्थित हार्मोन्स। तो दूध में कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है, तो प्रोलैक्टिन होता है। क्यों, क्योंकि लेक्ट का तो अपन ने देख लिया दूध, और यहां पर प्रोलैक्टिन अगर पूछे तो दूध में उपस्थित हार्मोन। फिर एक आपका परीक्षा में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि लेक्टोबैसिलस का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया लेक्ट मतलब तो दूध होता है, और ये बेसिलस क्या है दोस्तों, तो एक जीवाणु है, जीवाणु। मतलब ये दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु आपका लेक्टोबैसिलस है। ये इंपोर्टेंट तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। लेक्ट का मतलब दूध, लेक्टोज का मतलब दूध में उपस्थित शर्करा, प्रोलैक्टिन मतलब दूध में उपस्थित हार्मोन्स, और लेक्टोबैसिलस मतलब दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। अगला शब्द आता है दोस्तों कार्डियो। अब जहां पर भी आपको कार्डियो दिखाई दे मतलब समझ जाना आपका हृदय है। कार्डियो मतलब आपका हार्ट है, जहां पर भी कार्डियो दिखाई दे। अब यहां पर एक शब्द आया कार्डियो, तो मैंने बताया कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। और जहां पर भी आपको दिखाई देना दोस्तों लोजी, तो इस लोजी का मतलब क्या होता है, तो लोजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। तो मतलब कार्डियो मतलब हृदय, और लोजी का मतलब अध्ययन। तो हृदय का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो आपका हृदय का अध्ययन ही कार्डियोलॉजी कहलाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी चीजें बता रहा हूं ना दोस्तों, पिछले पुराने साल के क्वेश्चन उठाकर देखना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए। एक शब्द आता है दोस्तों ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो, सी मतलब कार्डियो, और जी मतलब ग्राफ, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब आपका जो हृदय है, इस हृदय की जो धड़कन होती है उसको नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एक शब्द आता है दोस्तों ऑर्निथो। अब जहां पर भी आपको ऑर्निथो दिख जाए, ऑर्निथो का मतलब क्या होगा दोस्तों, पक्षी होगा, पक्षी होगा। ऑर्निथो का मतलब क्या होगा, पक्षी होगा। ऑर्निथो, उड़नीतो, ओरनीतो, उड़नीतो, उड़ कौन जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा। तो ओरनीतो से आप याद रखना पक्षी, और मैंने बताया ओरनीतो मतलब पक्षी, और लोजी मतलब अध्ययन, मतलब पक्षियों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो पक्षियों का अध्ययन ओरनीथोलॉजी कहलाएगा। फिर अगर जहां पर भी आपको माइको दिख जाए ना दोस्तों, तो माइको मतलब क्या होता है, तो माइको मतलब कवक होता है। अति इंपोर्टेंट चीज याद रख लेना, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। क्योंकि माइको मतलब तो कवक, और लॉजी मतलब अध्ययन। ठीक है। एक शब्द आता है दोस्तों माइको राजा। तो माइको राजा से याद रखना है दोस्तों कि जब जड़ और कवक एक साथ भोजन बनाते हैं या एक साथ जीवन यापन करते हैं, तो इसको कहा जाता है माइको राजा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, माइको राजा मतलब जड़ और कवक का जो सहजीवन है, ये जड़ और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है दोस्तों, माइको राजा कहलाता है। तो माइको मतलब क्या हो गया, कवक हो गया। ये इतनी इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है दोस्तों फाइकोलॉजी। अब सॉरी फाइको, तो जहां पर भी आपको फाइको दिखाई देना इसका मतलब होता है शैवाल। जहां पर भी आपको फाइको दिखाई दे मतलब शैवाल। अब कंफ्यूज मत होना, माइको मतलब कवक, फाइको मतलब शैवाल। माइको कवक, फाइको शैवाल, माइको कवक, फाइको शैवाल। ठीक है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। एक शब्द आता है दोस्तों ओस्टियो, और जहां पर भी आपको ओस्टियो दिखाई दे मतलब समझ जाना कि ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं ओस्टियो मतलब हड्डी, लोजी मतलब अध्ययन, मतलब हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने एक और शब्द बताया, ओस्टियो मतलब हड्डी हो गया, और मलेशिया मतलब क्या हो गया दोस्तों, कमजोर। मतलब जो हड्डियों को कमजोर करने वाला रोग होता है, ये कौन सा रोग है, तो ये ओस्टियोमलेशिया होता है। और आप सभी जानते हो कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और आपकी हड्डियों को कमजोर होना ही क्या कहलाता है, तो ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। मतलब ओस्टियो का मतलब हड्डी होती है। ठीक है। एक आता है दोस्तों हिपेट, और जहां पर भी आपको हिपेट दिख जाए ना मतलब यकृत या लीवर इसका मतलब होता है। हिपेट का मतलब क्या होता है, यकृत या लीवर। अगर आपसे पूछे हिपेटोलॉजी तो सीधा है लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी। हिपेटाइटिस मतलब दोस्तों यकृत का कमजोर
कमजोर होना क्या कहलाता है? तो यकृत का कमजोर होना हीपेटाइटिस कहलाता है। आपको समझ में आ गया? हीपेट मतलब यकृत होता है और हीपेटोटाइटिस मतलब यकृत कमजोर होना, ये रोग है। और हीपेटोलॉजी मतलब लीवर या यकृत का अध्ययन। फिर एक शब्द आता है दोस्तों एंटीमो। एंटीमो का मतलब कीट होता है, अति इंपोर्टेंट, 1000 बार परीक्षा में पूछा गया कि एंटीमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि एंटीमो का मतलब कीट होता है और एंटीमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों राइनो, और राइनो का मतलब होता है नाक। क्या होता है? राइनो का मतलब नाक होता है। मतलब राइनो जो वायरस है दोस्तों, इसमें आपको क्या होता है? तो जुकाम होता है, राइनो वायरस से जुकाम होता है। इतने इंपोर्टेंट। फाइको मतलब शैवाल, ओस्टियो मतलब हड्डी, हिपेट मतलब यकृत या लीवर, एंटीमो मतलब कीट और राइनो मतलब नाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है दोस्तों ल्यूको। जहां पर भी आपको ल्यूको दिखाई देना विज्ञान में, मतलब ये बात कर रहा है सफेद की। ल्यूको मतलब क्या होता है? सफेद। अब देखो यहां पर ल्यूको मतलब सफेद और साइट्स मतलब क्या? तो कणिका। मतलब ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रक्त कणिका। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि जो आपकी WBC होती है ना, WBC, इन WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। एक होता है दोस्तों ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया से याद रखना है दोस्तों कि जब भी देखो ल्यूको मतलब तो हो गया सफेद, और केमिया मतलब जब भी आपकी जो WBC है ना, इसमें अचानक वृद्धि हो जाती है आपके शरीर में, आपका जो ब्लड है इसमें एक तो RBC होती है, एक WBC होती है। तो जब भी आपके WBC में अचानक वृद्धि हो जाती है ना, तो इसे कहा जाता है आपका क्या? ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया। ठीक है, आपने देखा होगा पीलिया जो होता है लोगों को, तो उस पीलिया में क्या होता है? अपन कहते हैं ना कि यार खून तो पानी हो गया, तो खून पानी नहीं होता, उसमें WBC की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों क्रायो। अति इंपोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों क्रायो मतलब होता है अति न्यून ताप। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्रायो मतलब क्या होता है? अति न्यून ताप। और अगर आपसे पूछे क्रायो मतलब अति न्यून ताप, और जेनिक मतलब इंजन, मतलब अति न्यून ताप पर चलने वाला इंजन आपका क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक कहलाता है। अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया और जो चंद्रयान 3 में इंजन लगाया गया वो क्रायोजेनिक इंजन है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। अति न्यून ताप पर चलने वाला इंजन है आपका क्रायोजेनिक इंजन, जिसको चंद्रयान 3 में लगाया गया। एक शब्द आता है दोस्तों पायरो, और पायरो के अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है अत्यधिक तापमान। अति इंपोर्टेंट है, अत्यधिक तापमान होता है। क्रायो मतलब कम तापमान और पायरो मतलब अत्यधिक तापमान। तो पायरोमीटर से हम क्या करेंगे? तो अधिक तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो अधिक तापमान मापने वाला यंत्र पायरोमीटर कहलाता है। एक शब्द आता है दोस्तों आपके सामने एंड्रो। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनेगा। एंड्रो मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एंड्रो मतलब होता है नर। एंड्रो मतलब क्या होता है? याद रखना है, एंड्रो मतलब नर होता है, एंड्रो मतलब नर होता है। तो एंड्रोजन क्या है दोस्तों? तो मैंने बताया आपको एंड्रो मतलब तो नर होता है, और याद रखना है एंड्रोजन मतलब पुरुष में जो सेक्स हार्मोन्स पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंड्रोजन। तो पुरुष में जो सेक्स हार्मोन्स पाया जाता है उसका नाम क्या है? एंड्रोजन है। अगर आपसे पूछे दोस्तों एंड्रोशियम क्या है, तो जो पुरुष फूल होता है, जो फूल होता है ना, उसमें जो नर हार्मोन्स होता है उसे क्या नाम दिया? तो उसे एंड्रोशियम का। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर स्टार लगाकर लिख लेना दोस्तों कि एंड्रोजन पुरुष में सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोशियम फूल में नर हार्मोन्स। एंड्रोशियम फूल में नर हार्मोन्स। ठीक है, अब यहां पर क्लियर है ना? ल्यूको मतलब सफेद, क्रायो मतलब अति न्यून ताप, पायरो मतलब अत्यधिक ताप और एंड्रो मतलब पुरुष। अगला आता है दोस्तों सिस्मो। तो जब भी आपके सामने सिस्मो शब्द आ जाए ना, समझ जाना कंपन या भूकंप की बात कर रहा है, कंपन या भूकंप की बात कर रहा है। यहां पर देखो सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सिस्मो का मतलब कंपन या भूकंप होता है, और सिस्मोग्राफी क्या काम करता है? तो ये जो भूकंप कितना तीव्र था ये मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी है। एक आता है दोस्तों आपके सामने बार या बेरो। क्या? बार या आपको देखने को मिलेगा बेरो, और इस बेरो का मतलब क्या होता है दोस्तों? दाब होता है, दाब होता है। तो बेरोमीटर क्या काम करेगा? तो दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कई बार क्वेश्चन कई बार देखा होगा कि दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो दाब मापी यंत्र को बेरोमीटर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे 100%। एक शब्द आता है दोस्तों ओप्थेलम। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जीरो का मतलब शुष्क, और ओप्थेलम का मतलब आग बताया था, मतलब आंखों का शुष्क होना क्या कहलाता है? ओप्थेलम। अब देखो ओप्थेलम मतलब क्या होगा दोस्तों? आंखें होती है। अगर आपसे पूछे
ओप्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों का जो अध्ययन है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, तो ओप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, आंखों का अध्ययन। एक आता है दोस्तों लिथो, लिथो का मतलब क्या होता है, तो लिथो का मतलब पत्थर होता है। एक आता है दोस्तों डर्मेटो, तो याद रखना है डर्मेटो का मतलब क्या होता है, चमड़ी होता है। और अगर आपसे पूछूं कि डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तो चमड़ी का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटो मतलब चमड़ी, तो चमड़ी का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। एक आएगा दोस्तों हीमेटो, तो हीमेटो का मतलब क्या होता है, तो हीमेटो का मतलब रक्त, तो हीमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन। एक आएगा दोस्तों हिस्टो, और हिस्टो का मतलब होता है यकृत, तो मतलब हिस्टोलॉजी मतलब यकृत, सॉरी उत्तक का, हिस्टो मतलब क्या होता है उत्तक, तो हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक का अध्ययन क्या, हिस्टोलॉजी। इस प्रकार से आपने यकीन मानकर चलें और सही सही बात अगर कहो तो ये यहां से कई बार आपने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि भाई सिस्मोग्राफी क्या काम आता है, बैरोमीटर क्या काम आता है। 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे और 100% आपने भी इनको एग्जाम में जरूर देखा होगा। तो ये दोस्तों आज अपन ने 2 चैप्टर पढ़े। एक तो चैप्टर अपन ने पढ़ा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और एक चैप्टर अपन ने देखा कि जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी है। ये 2 चैप्टर अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। ये 2 चैप्टर अगर कहने में तो क्या है दोस्तों छोटे, लेकिन ये जो छोटे चैप्टर है ना, ये आपके बेस को बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपका फर्स्ट जो वीडियो था या फर्स्ट जो लेक्चर इसको कह सकते हैं, जिसमें अपन ने समझाए कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से अपनी रणनीति रहने वाली है, और कौन कौन से चैप्टर अपन पढ़ने वाले, क्या आपका तरीका रहेगा। ठीक है, तो कंटेंट से आप समझ गए होंगे कि कितना शानदार कंटेंट आपके सामने है और आगे किस प्रकार की क्लासेस आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सीधा सीधा या तो सर्च कर लेना तोमर स्टडी क्लासेस। क्या सर्च करोगे, तोमर स्टडी क्लासेस सर्च कर लेना, या फिर इससे अगर आपके पास नहीं आए तो आप सर्च कर लेना राघव सर जी के। ठीक है, राघव सर जी के सर्च करना। ये वाला जो फोटो है ये मैंने वहां पर लगा रखा है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास का जो टाइम है वो डेली क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा कि टाइम क्या रहेगा। अभी तो पहली क्लास है तो इसका टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन मैं कल से आपको बता दूंगा कि टाइम क्या रहेगा। और अगला जो आपका चैप्टर रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, तो अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे कोशिका, अति इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डेली इसी प्रकार से आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।